हर रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी, जबकि मेरी सास तो कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब मैंने पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं बहुत गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ गई और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड का टेबल लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति समर अब भी बहुत गहरी नींद में सोए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं समर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से समर से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से ही थी। ससुर जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मैंने समर से लव मैरिज की थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से फोन से बात करना शुरू हो गया। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी, यानी हमारी सुहाग रात, और उसी रात मैंने ये शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाजें किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा वो आवाज गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे समर की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाजें आनी ऐसे बंद हो गई जैसे कभी कोई शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो, और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहां ये हवेली बनी हुई थी वहां आसपास केवल जंगल था। गांव तो 3-4 मील दूर थे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी, और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नजर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरा दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह समर प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। समर बिस्तर से उठ के अपनी निकल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान बड़े वाले ड्रेसिंग रूम में है, वही पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी तो आंखें ही फटी रह गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े को मैंने पहना। समर कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर गई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजारों के नोटों की बारिश करी और मेरा स्वागत किया। मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, समर की बीवी। सभी औरत ही मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई। तेज धूप ने मेरी हालत ही खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे का एसी ऑन कर बैठ गई। समर से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वो पूरे दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
यही मेरे साथ भी हुआ था उस दिन। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और समर मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो गई हो। वो मुझे प्यार से देखे, फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, समर बस जल्दी से अब दिल्ली वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों समर की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। समर, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख उसी शोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत उठ बैठी और समर को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, समर, किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मेरी बात पर समर ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाजें? मुझे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन समर को नहीं आ रही। मैंने हैरत से समर की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। क्या ये वो आवाजें सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत या प्रेत? ये सोच के तो मैं कांपने ही लगी थी। डर की वजह से मैं समर से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से वैसे ही बहुत डर लगता था। अगले सुबह ही मैंने समर से शहर जाने की बात शुरू करी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और समर मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कुछ कहने लगा। बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ही ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे समर की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने समर से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर समर का चाय का कप हाथ में ही रह गया। लेकिन मैं दिल ही दिल खुश हो गई थी कि चलो, किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। समर ने कहा, जो आपका आदेश। समर ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी, क्योंकि वो अपने पिताजी से डरता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहां के काम को देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और समर की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है, तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी समर को घूरने लगे और कहने लगे कि तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वो नहीं यहीं रहेगी? ये बात सुनकर तो मेरे दिल पर ऐसी लगी कि मैं आश्चर्य से समर की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, तुम अब हमारे घर की इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यही रहोगी, दिल्ली सिर्फ समर जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी कि समर ने पहले ये मुझे क्यों नहीं बताया। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही समर मेरे कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने बाबूजी से जाके बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठ गए और बहुत ही प्यार से बोले, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेके जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वो चीखों की आवाज मेरी जान निकाल देंगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पे ध्यान मत दो। वो जो भी है वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। समर की बातों ने तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। समर कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं बाबूजी से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी।
लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि बाबूजी को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। समर शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब भी वो चीखों की आवाज आती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाजें आती थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता था और वो डर जाती थी। फिर नामे सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती थी कि मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वो आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाजें सुनी तो ये ठान ली कि सच्चाई क्या है इसका पता तो मैं लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वो आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वो आवाजें अब मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहां से लड़की की चीखों की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। ससुर जी के कमरे से आ रही थी आवाजें सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वे आवाजें। मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस किस्म का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे ससुर जी और औरतों के साथ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मैं पूरी रात जागे हुए काटी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, समर ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुजा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि समर वहां बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूं। दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल से देखने लगी। वो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट गई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने समर को फोन किया। मैंने कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो चीखे गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता हवस का निशाना बनाते हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैं सब कुछ मैंने समर को कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं समर की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वो अपने पिता के बारे में ये सब जानता था और वो भी मिला हुआ था इन सब में। मैंने फोन बंद कर दिया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो सूरज के खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। सूरज उसके पिताजी का नाम था। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि ससुर जी कब ऊपर जाते हैं, इसलिए मैं अपने पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। ससुर जी के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की कमरे की तरह सजाया गया था।
मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे ससुर जी उस कमरे में आए और सामने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे में अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। ससुर जी एकदम आराम से सोफे पर बैठे उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहे थे, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो ससुर जी के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से से उठे और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे तो मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद पर काबू किए वहां खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। ससुर जी तुरंत ही वहां से पीछे हट गए। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा और कोई भी है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे जाने की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं एक घनी झाड़ी में छिप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वो नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार पर चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां तक पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भाग रही थी। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि IPS ऑफिसर थे, उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और ससुर के साथ साथ समर भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। मैंने अब समर से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मुझे खुशी गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।